रशिया की तरफ से अभी भारत को AK-630 क्लोजिन वेपन सिस्टम के बदले अपनी नई पाल्मा क्लोजिन वेपन सिस्टम को ऑफर किया जा रहा है। आर्मी 2021 एग्जीबिशन के दौरान रोजोबरोन एक्सपोर्ट की तरफ से भारत की तलवार क्लास की फ्रिगेट के साथ साथ भारत की सभी T-90 टैंक्स को भी मॉडर्न स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने का ऑफर दिया गया है। चाइना की तरफ से अभी तिब्बत रीजन में भारत के साथ होने वाली किसी भी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट को सिमुलेट करते हुए एक मैसिव एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया, जिसमें मेनली चाइना की तरफ से भारत के कब्जे में मौजूद किसी एरिया को अपने कंट्रोल में लेने के लिए एक्सरसाइज को सिमुलेट किया गया है। और अंत में क्या इंडियन नेवी की तरफ से अभी यूएस मेड V-22 हेलीकॉप्टर को खरीदा जाने वाला है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। कल की डिफेंस टॉक वीडियो में आप सभी को बताया था कि भारत की तरफ से अभी मॉडर्न LPD वेसल को बनाने के लिए एक फ्रेश RFI को इशू किया गया है, जिसमें 4 LPD वेसल बनाए जाने वाले हैं और इनको भारत कई तरीके से इस्तेमाल कर सकता है और इनको ह्यूमैनिटेरियन मिशन से लेके भारत ट्रूप ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है या फिर जरूरत पड़ने पर भारत इनको हेलीकॉप्टर कैरियर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकता है। इसके अंदर कुल मिलाकर 16 हेलीकॉप्टर को ऑपरेट किया जा सकता है, जिसमें से 12 तो स्पेशल ऑपरेशन हेलीकॉप्टर होने वाले और 2 इसमें हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर मौजूद रहने वाला है, जिसकी वजन लगभग 40 टन के आसपास होने वाला है। और हर LPD वेसल में ऐसे 2 हेलीकॉप्टर मौजूद रहेंगे, तो कुल मिलाकर भारत को यहाँ पे ऐसे 8 हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ने वाली है। अब हेवी लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म के अंदर या तो चिनूक हेलीकॉप्टर का अच्छा प्लेटफॉर्म है या फिर MI-26 भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन एक लीडिंग डिफेंस पोर्टल के मुताबिक अभी शायद भारत की तरफ से अपने LPD वेसल से ऑपरेट करने के लिए V-22 हेलीकॉप्टर को सिलेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि 2010 में भी भारत की तरफ से इस हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए इंटरेस्ट दिखा गया था और उसके बाद 2013 में इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड को इन हेलीकॉप्टर्स की टेक्निकल डिटेल को बेल की तरफ से सबमिट किया गया था, जिसको देखने के बाद इंडियन नेवी इस हेलीकॉप्टर में काफी इंटरेस्ट दिखा रहा था, पर ये डील आगे कभी भी नहीं बढ़ पाया था और मे बी इसकी टिल्ट रोटर की वजह से कुछ दिक्कतें सामने आ रही थी, जिस वजह से इसको हैंगर में स्टोर करने में परेशानी होने वाली थी और उसी वजह से इसको खरीदने का प्लान वहां पे ड्रॉप कर दिया गया था। अब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी इस हेलीकॉप्टर में इंटरेस्ट दिखाया गया था, क्योंकि भले ही एक हेलीकॉप्टर है लेकिन बाकी किसी भी हेलीकॉप्टर के मुकाबले इसका स्पीड सबसे ज्यादा है और रैपिड ट्रूप मूवमेंट करने के लिए ये एक बहुत ही सुटेबल ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि जब इसको टेक ऑफ करना होता है ये हेलीकॉप्टर की तरह टेक ऑफ कर जाता है या लैंडिंग करना होता है तो ये हेलीकॉप्टर की तरह लैंड कर जाता है, लेकिन उसके बाद ये एयरक्राफ्ट के तौर पर स्पीड को गेन कर सकता है, क्योंकि इसके जो रोटर्स हैं वो वर्टिकली मूव कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हैं, जिस वजह से ये हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट दोनों की कंडीशन में ऑपरेट कर सकता है और इस वजह से किसी भी जगह में ट्रूप्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट को लैंड करने के लिए काफी लंबी रनवे की जरूरत पड़ती है, जबकि इसको रनवे की जरूरत नहीं पड़ने वाली और इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसे खरीदने के लिए इंटरेस्ट दिखाया गया था, लेकिन डील जो था वो आगे नहीं बढ़ पाया। पर बोइंग की तरफ से अभी भी इस हेलीकॉप्टर को भारत को एक्सपोर्ट करने का एम रखा गया है और बोइंग के इंटरनल डाटा के मुताबिक 2025 के आसपास इसको वो भारत को एक्सपोर्ट करने का एम रखे हुए हैं। तो मैं भी अभी भारत को ये जो LPD वेसल के लिए हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ने वाली है, उसी के अंदर इस हेलीकॉप्टर को भारत को एक्सपोर्ट करने का प्लान किया जा रहा है और उसी के अंदर ही भारत शायद इस हेलीकॉप्टर को खरीदने की कोशिश कर सकता है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की फ्यूचर वॉरशिप्स को लेके है। आप सभी जानते हैं कि इंडियन नेवी के लिए भारत की अलग अलग सीपैड में अभी लगभग 40 से ज्यादा वेसल को बनाया जा रहा है, जो कि अलग अलग कैटेगरी की वॉरशिप्स होने वाले हैं। अब भारत की बात करें तो हमारी जितने भी वॉरशिप्स है उन सभी में ज्यादातर क्लोजिन वेपन सिस्टम के तौर पर हम AK-630 सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जो कि रशियन ओरिजिन क्लोजिन वेपन सिस्टम है, लेकिन अभी रशिया की तरफ से भारत को एक और क्लोजिन वेपन सिस्टम को ऑफर किया जा रहा है। हाल ही में आर्मी 2021 एग्जीबिशन के दौरान रशिया की तरफ से भारत को अपनी पाल्मा शिपबॉर्न ऑटोमेटेड एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी सिस्टम को ऑफर किया गया है और इसके साथ ही सोनसार सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को भी रशिया की तरफ से भारत को ऑफर किया गया है। ये एक तरीके से मल्टीपल थ्रेट के साथ एक ही बार में एंगेज हो सकते हैं और ये इनकमिंग मिसाइल्स, बॉम्ब्स, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर के साथ साथ ड्रोन्स को भी मार के गिरा सकते हैं। साथ ही इनको छोटे से छोटे साइज के सरफेस टारगेट के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
पाल्मा में 30 mm के राउंड का इस्तेमाल किया था और ये इफेक्टिवली 200 मीटर से लेके 4 किलोमीटर तक के डिस्टेंस तक किसी भी इनकमिंग ऑब्जेक्ट के साथ आसानी से एंगेज हो सकते हैं। और इसके साथ ही अभी जो एडिशनल सोनसार सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को रशिया की तरफ से ऑफर किया जा रहा है, इसकी रेंज 10 किलोमीटर के आसपास होने वाली है और हर एक क्लोज इन वेपन सिस्टम में ऐसे 8 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम मौजूद रहने वाले हैं। इसकी एक खास बात यह होने वाली कि सिस्टम AK-630 सिस्टम के मुकाबले काफी हल्के होने वाले हैं और इनका वजन बस 6900 kg के आसपास होने वाली है, जबकि AK-630 सिस्टम का वजन इसकी वेरिएंट के हिसाब से 9114 kg से लेकर 11819 kg के आसपास हो सकता है। इसके अलावा इन सिस्टम की रिएक्शन टाइम भी काफी कम है और ये बस 3 से 5 सेकंड के अंदर ही रिएक्ट कर सकते हैं। और रशिया का कहना है कि इसको भारत चाहे तो अपने बड़े वॉरशिप्स के साथ साथ छोटे साइज के वेसल में भी आसानी से इंटीग्रेट कर सकता है। तो आगे चल के हमारे जो विशाखापट्टनम क्लास की डिस्ट्रॉयर बनाए जा रहे हैं, साथ ही प्रोजेक्ट 17A क्लास के अंदर जो फ्रिगेट बनाया जा रहा है, उन सभी में AK-630 सिस्टम के बदले यहाँ पे पाल्मा क्लोज इन वेपन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से। आप सभी जानते हैं कि इंडियन आर्मी की आर्मर्ड यूनिट का जो बैकबोन है वो T-90 टैंक है और अभी भारत रशिया से लगभग एडिशनल 464 T-90 मेन बेल्ट टैंक को भी खरीदने वाला है। इसी बीच अभी रशिया की तरफ से भारत को अपने T-90 टैंक्स को मॉडर्न स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने का ऑफर दिया गया है। जैसे कि भारत की तरफ से 2001 के आसपास T-90 टैंक को इंडक्ट करना शुरू किया गया था और तब से इनको लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर भारत में बनाना शुरू किया गया था। अभी तक ऐसे लगभग 2058 टैंक्स को इंडियन आर्मी में शामिल किया जा चुका है, लेकिन तब के T-90 और अभी के T-90 टैंक्स में काफी अंतर है। और अभी T-90 टैंक्स को मॉडर्न जनरेशन की फायर कंट्रोल सिस्टम, नाइट विजन सिस्टम, अनमेन्ड सेकेंडरी वेपन स्टेशन ऐसे करके और भी कई सारे नए इक्विपमेंट के साथ इक्विप किया गया है जो कि प्रीवियस T-90 टैंक में मौजूद नहीं थे। तो अभी रशिया की तरफ से भारत के सभी टैंक्स को सेम स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने का ऑफर दिया गया है। अब हालांकि एग्जैक्टली क्या क्या अपग्रेड होने वाला है, इसके लिए अभी तक रशिया की तरफ से कोई भी क्लियर डाटा को नहीं दिया गया, लेकिन रशिया की तरफ से ये बताया गया कि अभी भारत के लिए ऑफर किए गए अपग्रेड्स को T-90 टैंक में इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जा रहा है और इसके लिए भारत की तरफ से रशिया को अपने स्पेसिफिकेशन के साथ साथ एक T-90 टैंक को भी दिया गया है, जिसको टेस्ट बेड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद आगे चल के इसकी फाइनल ट्रायल को किया जाएगा, जिसके बाद ऑफिशियली भारत के सभी T-90 टैंक्स को सेम स्टैंडर्ड में अपग्रेड करना शुरू किया जाएगा। अब इसके अलावा रशिया की तरफ से भारत को अपनी तलवार क्लास की फ्रिगेट को भी अपग्रेड करने का ऑफर दिया गया और रशिया की तरफ से ये बताया गया कि जब भी इन फ्रिगेट की शेड्यूल मेंटेनेंस चल रहा होगा, उसी टाइम पर ही रशिया की तरफ से इनको मॉडर्न स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने के लिए नए इक्विपमेंट के साथ अपग्रेड कर दिया जाएगा। लेकिन जो फाइनल डिसीजन होने वाला है वो इंडियन नेवी की तरफ से लिया जाने वाला है। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेके, और भारत और चाइना को लेके यहाँ पे 2 अपडेट है जिनको हम एक ही हेडलाइन के अंदर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो अभी इंडियन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत और चाइना के बीच अभी लद्दाख में टेंशन को कम करने के लिए और बाकी बचे फ्रिक्शन पॉइंट से तनाव को कम करने के लिए एक और बॉर्डर मीटिंग को अरेंज करने का प्लान किया जा रहा है और ये भारत और चाइना के बीच होने वाली 13th राउंड की बॉर्डर मीटिंग होने वाला है। दूसरी तरफ अभी चाइना की तरफ से तिब्बत रीजन में एक बहुत ही बड़ी लार्ज स्केल की मिलिट्री एक्सरसाइज को भी कंडक्ट किया जा रहा है, जिसको स्पेशली भारत के खिलाफ ऑफेंसिव ऑपरेशन को लॉन्च करने के लिए चाइना की तरफ से किया जा रहा है। इसमें चाइना की तरफ से अपने 10 एलीट कॉम्बैट यूनिट को इन्वॉल्व किया गया था, जिसमें अपने दुश्मन के कब्जे में मौजूद एरिया पर अपना कंट्रोल करने के एक्सरसाइज को किया जा रहा है। इसमें मल्टीपल चाइनीज यूनिट को शामिल किया गया था, जिसमें आर्मर्ड यूनिट, आर्टरी यूनिट, मिसाइल फोर्सेस, ड्रोन और इंटेलिजेंस यूनिट भी शामिल थे। ये एक्सरसाइज लगभग 2 दिन और 1 रात तक कंडक्ट किया गया था, जिसमें चाइना की तरफ से एक तरीके से भारत के कब्जे में मौजूद एरिया को किस तरीके से अपने कब्जे में लिया जा सकेगा, वैसी एक एक्सरसाइज को यहाँ पे सिमुलेट किया गया था। इसमें चाइना की तरफ से ड्रोन्स की मदद से भी स्ट्राइक करने की कोशिश की गई थी और एयरबोर्न ऑपरेशन भी कंडक्ट किए गए थे। इसके अलावा इस दौरान एंटी एयरक्राफ्ट ऑपरेशन को भी कंडक्ट किया गया था, यानी कि फ्यूचर में होने वाली भारत और चाइना के बीच किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को चाइना की तरफ से सिमुलेट किया गया था। तो ये एक तरीके से भारत के लिए वार्निंग जैसा भी हो सकता है, क्योंकि चाइना आगे चल के ऐसा कुछ करने की तैयारी कर रहा है। वैसे इसके मल्टीपल वीडियो भी चाइना की तरफ से रिलीज किया जा चुका है, जिनको मैं कॉपीराइट इशू की वजह से यहाँ पे दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन मैंने कम्युनिटी में इसका एक पोस्ट डाला था जहाँ पर आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी और जर्मन की नेवी के बीच अब एक जॉइंट एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था। ये एक तरीके से एक पैसेज एक्सरसाइज था, जिसको अभी गल्फ ऑफ एडन में जर्मन नेवी की एक फ्रिगेट बायरन और इंडियन नेवी की तलवार क्लास की फ्रिगेट आयनस त्रिकांड के बीच कंडक्ट किया गया था। इंडियन नेवी के स्पोक पर्सन की तरफ से
एक सीरीज ऑफ ट्वीट करके बताया गया था कि इसमें दोनों देशों की नेवीज के बीच क्रॉस टेक हेलीबॉर्न ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया था और साथ ही सर्च एंड रेस्क्यू जैसे मिशन को भी कंडक्ट किया गया था। अभी आईएनएस त्रिकांड को एंटी पायरेसी मिशन में डिप्लॉय किया गया था, जबकि जर्मनी की शिप को भी लगभग सेम तरीके के मिशन में डिप्लॉय किया गया था। तो एक तरीके से इस पैसेज एक्सरसाइज के माध्यम से दोनों देशों की नेवीज की तरफ से इंटरनेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए कोशिश किया गया था, साथ ही अपने आपसी संबंध को भी बेहतर बनाने की कोशिश की गई थी। अब इस दौरान इंडियन नेवी की शिप पर जर्मनी के हेलीकॉप्टर को उतारा गया था, जबकि जर्मन की फ्रिगेट के ऊपर इंडियन नेवी के हेलीकॉप्टर को लैंड कराया गया था। आगे चल के जर्मनी की तरफ से भी इंडो पैसिफिक में भारत के साथ जॉइंट पेट्रोल को करने के लिए प्लानिंग किया जा रहा है और इसके लिए पहले से जर्मनी की तरफ से कुछ महीने पहले एक स्टेटमेंट को इश्यू किया गया था कि वो आगे चल के फ्यूचर में इंडियन ओशन रीजन में भारत के साथ मिलकर जॉइंट पेट्रोल को करने वाले हैं। अगला अपडेट इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इशू किए गए ऑफिशियल प्रेस रिलीज के मुताबिक डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा कल इंडियन कोस्ट गार्ड में एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल को इंडक्ट किया जाने वाला है, जिसका नाम ICGS विग्रह होने वाला है। इस शिप को मेनली हमारी ईस्टर्न फ्रंट में डिप्लॉय किया जाएगा और इसका होम बेस विशाखापट्टनम में होने वाला है। ये अपने सीरीज का 7वां वेसल होने वाला है और इसको LNT की तरफ से मैन्युफैक्चर किया गया है। इसका लेंथ लगभग 98 मीटर और इसमें एक ही बार में 110 सेल और लगभग 11 ऑफिसर ऑनबोर्ड हो सकते हैं। इसको इंडिजिनस तरीके से LNT शिपयार्ड की तरफ से डेवलप किया गया और इसको स्पेशली ट्रॉपिकल एरिया में ऑपरेट करने के लिए इसमें स्पेसिफिक रडार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का इंस्टॉल किया गया है। इसमें मेन गन के तौर पर एक 40x60 वोफर गन का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही इसमें 12.7 mm की 2 मशीन गन को भी इंटीग्रेट किया गया है, जो कि रिमोट के जरिए ऑपरेट किए जा सकते हैं। इसके अलावा इन वेसल में इंटीग्रेटेड ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम, प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम, पावर मैनेजमेंट सिस्टम और हाई पावर फायर मैनेजमेंट सिस्टम भी दिया गया, जो कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में काम आ सकते हैं। अब वीडियो को एंड करने से पहले आज शाम को मैंने हमारे कम्युनिटी टैब में एक पोल डाला था, जिसमें मैंने पूछा था कि गोल्डन एरो स्क्वाड्रन हमारे आर्म फोर्सेस में किस आर्म फोर्सेस का हिस्सा है, जिसमें 4 ऑप्शन थे: इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड। इन 4 ऑप्शन में से लगभग 5% लोगों का मानना था कि इंडियन आर्मी का पार्ट है, 93% लोगों का मानना था कि इंडियन एयरफोर्स का पार्ट है और बाकी बचे 1% इंडियन नेवी के साथ और 1% इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ जाना पसंद कर रहे थे। अब मैक्सिमम लोगों को सही जवाब पता है, जो कि इंडियन एयरफोर्स है और गोल्डन एरो स्क्वाड्रन, जिसको नंबर 17 स्क्वाड्रन भी कहा जाता है, ये राफेल का पहला स्क्वाड्रन है जिसको अभी अंबाला एयरबेस में तैनात किया गया है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।